नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ और अब तक 15 यात्रियों की मौत हुई है, तो वहीं 50 लोगों के लापता होने की जानकारी है। अमरनाथ हादसे में राहत बचाव कार्य तेज हो चुका है। सेना के साथ ही साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। एनडीआरएफ ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की ऑपरेशन के दौरान, तो पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अमरनाथ यात्रा के दौरान जब बादल फटा तो किस तरीके की स्थितियां बनी है वो आपको दिखा रहे हैं। अचानक से अफरा तफरी का माहौल बना है और यहां पर सेना के साथ ही साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तो एनडीआरएफ ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है और साथ ही ये भी बता दें कि कई लोग अभी भी लापता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं लग पा रही है, उन्हें खोजने का काम चल रहा है। 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि के साथ 50 लोग घायल हैं और हादसे में राहत बचाव कार्य तेज हो चुका है। ये भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पहुंचे हुए थे श्रद्धालु। यात्रा के दौरान एक प्राकृतिक घटना हुई। बादल फटने की वजह से यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। बादल फटने से 15 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम तैनात है। पहाड़ों से तेज बहाव लगातार जारी है और इसकी वजह से अब सभी लोगों को, खासतौर पर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, उनको सुरक्षित किए जाने की कोशिश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। के तकरीबन 4:15 बजे हैं। इस वक्त हम बालतल बेस कैंप में हैं और बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यात्री लगातार ऊपर से वापस आ रहे हैं। अभी आप बताइए कि आपका नाम क्या है? राजेश पाटिल। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। तो दर्शन होके आप वापस आ रहे हैं। तो जो कल हालात हुए वहाँ पे, उसके बाद क्या कुछ वहाँ पे आप हुआ और क्या कुछ आपने देखा? दर्शन हो गया तो हम उसके सामने थे बिल्कुल। हाँ। तो वो मेरे सामने वो स्पीड से ऊपर से ढाल गिर रही थी। अच्छा, मतलब जो बादल फटे आप वहीं पे थे उस टाइम? बादल नहीं फटे, वो ढाल गिर रही थी बाहर। नहीं, जो बाढ़ पानी आ गया, क्योंकि बादल फटने के बाद ही पानी आ गया। बादल फटने के बाद ही पानी आ गया था पूरा। तो उस टाइम आप वहाँ पे थे, क्या हालात थे पूरा बताइए हमको। पूरा उधर का हालत पूरा बेकार था। सब लोग टेंट 25-30 टेंट भर गए थे और एक लंगर भर गए थे। आर्मी वाले बहुत हेल्प कर रहे थे हमारा। आप बताइए क्या कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? वहाँ से हम पहले दर्शन के अंदर थे, गुफा में थे। उधर से देखा तो बहुत बड़ी बाढ़ आ रही थी। उसमें से पूरा वो टेंट और भंडारा रहता है, वो पूरा टेंट उसके साथ नीचे गया। पूरा टेंट जो है वो बह गए, उसी के साथ बह गया सब पूरा। तो और क्या कुछ देखा आपने? फिर कैसे आ गए आप, किन हालात में आ गए? फिर लाश भी देखी थी हमने। हाँ, 4-5 लाशें भी लाश भी ले देखी थी। अरे ये जो मनाजिर है, ये जो इन्होंने वहाँ पे जो आपदा आई, जो वहाँ पे पानी आया, क्योंकि आगे से क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसके बाद एकदम से पानी आ गया और उसमें एकदम से काफी सारे टेंट जो है वो बह गए। उसी की वजह से जानी नुकसान हुआ। लगातार यात्री आ रहे हैं। जो पवित्र गुफा का एरिया है वहां से, चूंकि वहां पे फ्लैश फ्लड्स आ गए थे और आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री जो है वहां से आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बालतल बेस कैंप से। इनसे मैं जानना चाहूंगा, आप लगातार चल रहे हैं क्या वहां से? हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप? जी, श्रीनगर जा रहे हैं। हाँ। तो क्या ये जो कल आपदा वहां पे आई वो आपने खुद देखी? वहां से किस तरीके के हालात थे? नहीं, आप उससे आगे थे और लगातार आप जा रहे हैं? हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े ग्रुप जो हैं यात्रियों के वो लगातार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, या फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्या भी नहीं है। अच्छा, को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। अभी आप यहाँ से निकल रहे हैं, बारिश में चलना पड़ रहा है। 6 किलोमीटर पैदल आए हम। तो कल आपके दर्शन हो गए? कल दर्शन हुआ सर हमारा। तो उसके बाद क्या आप वहाँ पे थे उस टाइम जब ये सारा पानी आ गया? उतर गए थे सर। आप उस टाइम उतर गए थे, लेकिन लगातार तब से चल रहे थे और आप यहाँ पे पहुंच गए और आप यहाँ से वापस जा रहे हैं। लगातार अब यहाँ इस बेस कैंप से श्रीनगर की तरफ जो है रवाना हो रहे हैं यात्री, क्योंकि यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं इसमें काफी महिलाएं भी हैं, काफी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। लेकिन जो मौसम खराब इस वक्त हुआ है
इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कल जो फ्लैश फ्लड्स आ गया उसमें जो जानी नुकसान हुआ, उसके बाद जो लोग मिसिंग है उनको अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर भी उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और यही रिपोर्ट्स हैं कि 40 से ज्यादा जो है यात्री अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है उसकी वजह से दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो आपने सुना। और वहीं अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी श्री मनोज सिंह जी से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है और सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। ये वो इलाका है और जो वहां से पानी आया था बिल्कुल हमारे सामने ही वो इस वक्त बह रहा है। इस नाले में इस वक्त हम बेस कैंप पे हैं और यहां ही से जो है यात्रा शुरू होती है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं और मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं, इंतजामात हैं। ये जो आप पूरा टेंट देख रहे हैं इर्द गिर्द ये लगे हुए हैं बालतल बेस कैंप में। काफी सारे सैकड़ों की तादाद में टेंट लगाए गए हैं लेकिन बादल इर्द गिर्द हैं। अभी बारिश थोड़ा रुक गई है लेकिन रात भर यहाँ पे बारिश हुई जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। श्रद्धालुओं को, यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही किए गए थे। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं यहाँ पे कोई अटैक ना हो, लेकिन ऐसा जो है ये देख सकते हैं आपके सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी और बाकी सुरक्षा बल तैनात थे। लेकिन यहाँ पे ये जो आपदा घटी ये नेचुरल क्लाइमेटी है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। उसी की वजह से जो है यात्री इसकी जद में आ गए और जिन यात्रियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने टेंट बहते रहे, एकदम से तेज पानी आ गया पहाड़ों से और जो टेंट वहां पे लगे उनमें लोग भी बह गए और इसी वजह से काफी लोग मिसिंग हैं। 15 के करीब जो है यात्रियों की मौत हुई है। और चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर के डीईओ ऑफिस बना मैखाना, जहां जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर बना शराबखोरी का अड्डा। डीईओ ऑफिस के कर्मचारी शाम ढलते ही शराब पी रहे हैं। ऑफिस में शराब पीते न्यूज 18 के कैमरे में कैद। न्यूज 18 का कैमरा देख दफ्तर से भागे कर्मचारी ने न्यूज 18 के संवाददाता के साथ बदसलूकी भी की। जिला शिक्षा अधिकारी ने फोन नहीं उठाया जब उनसे इस पूरे संबंध में बात करने की कोशिश की गई। तो आप देखिए देर रात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जब इस दफ्तर के अंदर जैसे ही हमारी टीम पहुंची देखा गया कि जाम छलकाते यहां पर लोग नजर आए और साथ ही जो हमारे संवाददाता हैं उनसे बदसलूकी की भी कोशिश की गई। और इस पूरे संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखिए ये पूरा जो वाकया है कैमरे में कैद हुआ है। डीओ ऑफिस जशपुर में यही सब चलता है रात को। नाम बताइए आपका? जी सर, मैं चौकीदार हूँ सर। क्या बाकी लोग बैठे थे वो कौन थे? नहीं, बाकी जो लोग थे वो कौन थे बताइए, कौन थे? कौन कौन थे बताइए कौन थे? सारे लोग हैं अपने में, लेकिन बताइए नाम बताइए कौन कौन थे। भागिए मत, यहीं पे रुकिए। तो सुना आपने, ये जो व्यक्ति से बात करने की कोशिश की जा रही। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने हाथ से ही अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर भी पहचान तो हो ही जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ जशपुर से संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत ही शर्मनाक है और सबसे बड़ी बात यह है कि दफ्तर में जब आप पहुंची और उनसे जब पूछताछ की जा रही थी कि बाकी लोग कौन हैं, कहाँ हैं, तो हल्की सी मुस्कान और डर भी था, जाहिर सी बात है। पूरा वाकया बताएं दीपक इसका। रेनू, मैं आपको बताऊं कि कल देर रात जब हमको सूचना मिली कि डीईओ कार्यालय में कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, तो मैं अपने सहयोगी के साथ वहां पर पहुंचा और इस दौरान जो है वहां पर जो डीईओ ऑफिस के जो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी, उनके कमरे के बाजू में जो है कुछ कर्मचारी वहां पर जो
है शराब पीने के बाद जो है वहाँ दूसरों को समेट रहे थे। इस दौरान जब हमने पहुंचा और कैमरे को चालू किया, उसके बाद जो कर्मचारी थे, लगभग 5 से 6 कर्मचारी वहां पर बैठकर शराब पी रहे थे और कैमरे को देखते हुए वो पहले तो भागने लगे। उसके बाद कुछ लोग बाथरूम में जा छुपे, कुछ जो है बाउंड्री वाल वहां से कूद कर भाग खड़े हुए और कुछ कर्मचारी थी जिनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई है। फिलहाल अब थोड़ी देर में जितने भी लोग थे उनकी पहचान तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन इस दौरान जो है कुछ लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी की कोशिश की, हमारा माइक पटक दिया गया और हमसे धक्का मुक्की की गई। तो इस मामले के बाद जब हमने जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल अब इस मामले में जो है थोड़ी देर में जो है हम शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और सुबह भी हमने उनको कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जशपुर जिले में आए दिन जो है स्कूलों में शिक्षकों के शराब पीने के मामले सामने आते रहे हैं। जो शिक्षक है वो स्कूल में शराब पीकर पहुंचते हैं और उस दौरान जो है कई तस्वीरें सामने आती है, लेकिन जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है जहां से पूरा जिले के जो स्कूल है वो संचालित होते हैं और उस कार्यालय में इस तरह की तस्वीर अगर सामने आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जशपुर जिले के अन्य स्कूल हैं उनकी स्थिति क्या। साथ ही दीपक, तकरीबन कितने दिनों से ये चल रहा है कि दफ्तर में बैठ के शराबखोरी की जा रही है? रीनू, मैं आपको बताऊं कि लगातार कई दिनों से हमको जो है इस मामले की सूचना मिल रही थी, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे थे तो गेट पर ताला लगा होता था, लेकिन कल जो है वहां पर गेट खुला हुआ था और जब हम गेट खोलकर अंदर पहुंचे तो वहां पर जो है जो कर्मचारी थे उनको हमने रंगे हाथों पर पकड़ा और जिस तरीके से वो लोग वहां पर बैठकर जरा भी भय नहीं था, क्योंकि उस दूरी पे जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहां से कलेक्टर कार्यालय जो है आज 1 किलोमीटर की दूरी पर भी यही स्थित है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो कर्मचारी हैं इस तरह बेलगाम हो गए हैं। उन्हें किसी का भय नहीं है, शासन का भय नहीं है और कार्रवाई का भय नहीं है, जिसकी वजह से खुलेआम वो जो है डीईओ कार्यालय को शराबखोरी का अड्डा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बना के रखें दीपक, आगे भी आपसे इस पूरे मामले में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख है कांकेर से, जहां पर भारी बारिश के चलते छात्रावास में पानी भर गया। छात्रावास में पानी भरने से छात्रों को काफी परेशानी हुई है। छात्रों के कमरे में घुसा बारिश का पानी। आदिवासी पीएमडी छात्रावास का ये पूरा मामला है, जहां बारिश हुई और बारिश का जो पानी है वो छात्रावासों में भर गया। अब इसके चलते जाहिर सी बात है जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को जो जरूरी सामान होते हैं वो खराब होने की आशंका बनी रहती है और कई दफा तो जब सुबह सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि पूरे रूम में पानी ही पानी भरा हुआ है। और ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि जब बारिश हो रही है और बारिश का पानी घरों तक छात्रावासों तक पहुंच रहा है तो वाकई में बहुत ही दयनीय स्थिति उस वक्त बनती हुई नजर आई है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, पूरा छात्रावास पानी ही पानी हो चुका है। पूरे जो कमरे हैं पानी से लबालब भर गए। अब छात्रों को परेशानी है, अपना सामान संजो कर रखें, क्या करें, भारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज नो बैग डे होगा, यानी स्कूल तो आना है लेकिन बिना किताब कॉपी के आना है। छात्रों को अब सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से बिना किताब कॉपी के स्कूल आना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शनिवार को छात्र बिना बैग के स्कूल पहुंचेंगे। शनिवार को स्कूल में केवल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ही होंगी। बैगलेस डे में बच्चों को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाएंगी। सरकार के इस फैसले से बच्चों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है रायपुर से। ममता, ये पहली बार हो रहा है जब नो बैग डे मनाया जा रहा है, यानी कि बच्चे स्कूल तो आएंगे लेकिन बैग लेकर नहीं आएंगे। बिल्कुल, देखिए, और जो जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, ये इसे बहुत अच्छी पहल बता रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि अब हर शनिवार को बच्चे जो है वो बिना बैग के स्कूल जाएंगे और पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरह की पहल की जा रही है। इस जो जानकार है उनका कहना है कि इससे जो 1 दिन कम से कम बच्चे जो है वो अपने आप को काफ़ी फ्री महसूस कर पाएंगे और इसके जरिए और भी जो योग्यता है वो सामने निखर कर आएंगी। और ख़ासतौर पर अगर हम देख
देख रहे हैं तो चाहे वो तनाव की जो बात कहते हैं कि जो पढ़ाई का तनाव है वो खासतौर पे बच्चों में देखा जाता है और लगातार उसके कई जो खराब जो चीज़ें भी जो है उसके चलते साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये पहल की है, स्कूल शिक्षा विभाग ने ये आदेश निकाला है और इस तरह की पहल की जा रही है। इसको एक तरह से काफ़ी सकारात्मक माना जा रहा है। सारे बच्चे जो है वो आज जाएंगे और बिना बैग के स्कूल जाएंगे। बैग का अपने आप में एक बड़ा बोझ होता है और लगातार हम इस पर जो है वो इसको लेकर हम जो है ध्यान केंद्रित कराते रहे हैं कि ये जो भारी भरकम बैग जो बच्चे लेकर जाते हैं उसके चलते कई बार उनको पीठ में भी किस तरह की दिक्कत होती है, कई तरह की जो शारीरिक परेशानियां जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव भी लगातार बच्चों में बढ़ता है। तो ये एक जो दिन रहेगा, सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बच्चों की क्या है वो सामने आएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही बच्चा आगे बढ़े, और भी जो चीज़ें हैं जो उसकी प्रतिभा है उसमें वो आगे अपना भविष्य बना सकता है। तो ये जो कहा जा रहा है, जो जानकार जो शिक्षाविद है उनका कहना है कि बहुत अच्छी पहल है। जी वाकई में ये बहुत अच्छी पहल है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा से मिल रही खबर, जहां छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश प्रभारी को धमकी मिली है। सूर्य प्रकाश शर्मा को पाकिस्तानी नंबरों से धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर कॉल कर दी जा रही है धमकी, जहां सूर्य प्रकाश ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब ये धमकी क्यों दी जा रही है, कहां से धमकी मिल रही है, कौन है जो धमकी दे रहा है, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। इस पूरे संबंध में जो सूर्य प्रकाश शर्मा हैं उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं सूर्य प्रकाश शर्मा, और इनको पाकिस्तानी नंबरों से धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर कॉल कर जानकारी दी गई है और ये धमकी भरी जो जानकारी है इसकी पूरी शिकायत सूर्य प्रकाश शर्मा ने थाने में दर्ज करवा दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटे में मिले 296 नए कोरोना के मरीज। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 60 मामले सामने आए हैं, तो वहीं प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1363 पहुंच गई है। अब देखिए कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और अब 1000 के पार मामले हो चुके हैं। 1363 कुल मामले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग जिला प्रभावित नजर आ रहा है, जहां पर 60 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर कोविड केसेस की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में जो कोविड की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आई है। 296 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले 220 मामले सामने आए थे और अब आप देखिए कि 296 कुल एक्टिव केस हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 60 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए। और रायपुर से खबर है, रेल यात्रियों के लिए थोड़ी राहत की जानकारी है। जहां छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें जो रद्द हो गई थी, ट्रेनों को फिर से बहाल किया गया है। रेलवे ने 27 ट्रेनों को बहाल किया है। 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेनें बहाल हुई हैं। 10 से 17 जुलाई तक ट्रेनों को किया गया है बहाल। तो 27 ट्रेनों को बहाल किया गया है। 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेनें बहाल की गई हैं। 10 से 17 जुलाई तक ट्रेनों को बहाल किया गया है। चूंकि यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। जब लोगों को जानकारी नहीं थी, अचानक से ट्रेन रद्द होने की वजह से जो रेलवे स्टेशन है वहां पर बड़ी संख्या में यात्रियों का जमावड़ा भी लग रहा था। वो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था और इन परेशानियों के चलते ट्रेनों को बहाल किया गया। कवर्धा में जहरीले मशरूम खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। ये मामला रेंगाखार थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। तो वहीं कोरबा में डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बेटा ही मां और बहन का कातिल निकला। पुलिस ने कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे ने नशे की हालत में घटना को अंजाम दिया। यह घटना कुसमुंडा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की है। एससीसीएल कर्मी की पत्नी और बेटी की खून से लथपथ वॉशरूम में लाश मिली थी और उसके बाद ये पता चला कि जो बेटा है वही मां और बहन का कातिल निकला।
बढ़ती महंगाई और लगातार महंगे होते इलाज के इस दौर में अगर आपको सस्ती दरों पर दवाएं मिल जाएं तो क्या कहेंगे। भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सूबे की भूपेश बघेल सरकार ने आम लोगों को कम दामों में दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। रिपोर्ट देखिए। किसी भी बीमारी में इलाज के लिए महंगी दवाओं का बोझ लोगों को खासा परेशान करता है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने लोगों को सस्ते दामों में दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजी श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में करीब 188 मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में करीब 60 दुकानों का सफल संचालन किया जा रहा है। इन मेडिकल स्टोर्स के लिए 251 तरह की जेनरिक दवाएं और 27 सर्जिकल उत्पाद बेचना अनिवार्य किया गया है। इन स्टोर्स पर ग्राहकों को दवाओं के एमआरपी से न्यूनतम 50 और अधिकतम 72% की छूट दी जा रही है। जेनरिक दवाओं के अलावा इन दुकानों में वन विभाग के हर्बल उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और बेबी फूड आदि की भी बिक्री की जा रही है। आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयाँ खरीदते हैं उसको कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सब जेनरिक मेडिकल में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार न सिर्फ योजना बना रही है बल्कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए भी सजग है। और यही वजह है कि सीजी श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से नगर पालिका निगम द्वारा किराए पर दुकान उपलब्ध कराई जा रही है। गरीबों को बहुत राहत मिल रही है, आम जनों को भी मिल रही है। जैसा एक मिडिल क्लास है उनको भी बहुत अभी कोरोना काल के बाद बहुत दिक्कत आया है। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा शॉप यानी हर जगह खुलवा है। महंगाई के इस दौर में 1 रुपए की भी बचत हो जाए तो फिर क्या कहना। यहाँ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों को 72% तक बचत करवा रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी राहत का काम कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।